और साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री की पुनरावलोकन पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चंस को देखेंगे और एक एक करके उनको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन है कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। उसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की सीमाएं ईरान तक हमें देखने को मिलती हैं। उसने ही सर्वप्रथम भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध यानी पॉलिटिकली यूनाइटेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। विलियम जोन्स पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। वहीं एरियन तथा प्लूटार्क इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। वहीं जस्टिन ने इन्हें सैंड्रोकोटस कहा है और सिकंदर महान के साथ उसकी भेंट का उल्लेख भी जस्टिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवंशों के कालक्रम को लेकर के। तो इनमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण। सही आंसर होगा मौर्य वंश। देखिए, मौर्य राजवंश की स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य वंश का शासन काल की बात करें तो ये 321 से लेके 184 ईसा पूर्व तक जाता है। और इसके बाद के क्रम में आएंगे कुषाण वंश, कुषाण के बाद आएंगे गुप्त वंश और गुप्त वंश के बाद आएगा वर्धन वंश, जिन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बिंदुसार, बृहदत्त, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जो कि उनके सहायक थे, उनके द्वारा की गई थी और उसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हमें मिलता है वो कौन सा है। ऑप्शन है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। देखिए, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना हमें प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल यानी निम्न कुल तथा कुलहीन शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस कहा गया है किसे। चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या समुद्रगुप्त को। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सबसे पहले बताया कि सैंड्रोकोटस ही भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त के रूप में पहचान किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से भारतीय इतिहास को खंगालते हुए यह पहचान की थी और उन्होंने बताया कि यूनानी साहित्य का सैंड्रोकोटस और भारतीय साहित्य का चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। नेक्स्ट है रिपीटेड क्वेश्चन, निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिन। देखिए, जस्टिन नामक यूनानी लेखक ने यह उल्लेख किया है कि सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान से भेंट की थी और यह घटना चंद्रगुप्त के उदय से पूर्व की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को मगध के सम्राट बनने में सहायता की थी। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है, जो राजनीति और प्रशासन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था।
अर्थशास्त्र में भी लेखक के रूप में कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों ही नाम हमें देखने को मिलते हैं। पुराणों में उन्हें द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? तो इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक प्रसिद्ध नाम विष्णुगुप्त है। ऋषि चाणक्य के पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य कहा गया। कूटनीति में माहिर होने के कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा गया। तो चाणक्य के नामों का एक बार हम लोग देख लेते हैं उल्लेख। विष्णुगुप्त उनके बचपन का नाम था। चाणक्य के पिता ने इनको दिया हुआ नाम था। कौटिल्य कूटनीतिक में इनकी महारत थी, इस कारण से इनको कौटिल्य कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध पे, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे, विदेश नीति पे या धन संचय पे? तो इसमें या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ई। कैसे होगा? देखिए व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से शासन कला के सिद्धांत और राजनीतिक की पुस्तक है, लेकिन इसमें हमें राज्य के सप्तांश सिद्धांत यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है, और यह विदेश नीति और प्रशासन के व्यवहारिक पक्षों को भी समझाती है। तो इसमें विदेश नीति का भी हमें अंश देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। देखिए अर्थशास्त्र कोई नाटक या जीवनी नहीं बल्कि बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र। देखिए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग हमें बताए गए हैं, जिसमें पहला अंग आएगा मित्र, माफ कीजिएगा, पहला आएगा स्वामी, दूसरा आएगा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठवां सेना या न्याय और आखिरी यानी 7वां मित्र। और मित्र की तुलना राजा के कानों के समान मानी गई है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पे। यद्यपि नाम अर्थशास्त्र है परंतु इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ ना होकर राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के रूप में थे जिनकी सीमा ईरान तक जाती है, जो कि ब्रिटिश राज से भी बड़ा था। चंद्रगुप्त के अन्य नामों को देखें तो सैंड्रोकोटस नाम जो है वो जस्टिन और स्टेबो ने प्रयोग किया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। वहीं एंड्रोकोटस एरियन और प्लूटार्क ने प्रयोग में लिया था नाम। वृषल और कुलहीन ये विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस लेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हमें देखने को मिलता है। चाणक्य, इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और अन्य नाम इनका द्विजर्षभ हमें पुराणों में प्राप्त होता है। पद की बात करें तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित थे चाणक्य। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की, जिसका विषय राजनीति शास्त्र या शासन कला के सिद्धांत से था। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। मित्र 7वां अंग के रूप में माना जाता है, जिसे राजा के कान से तुलना के रूप में हम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पे देख लें तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त यानी सैंड्रोकोट्स और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया था। मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व के मध्य सबसे प्राचीन राजवंश के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी हमको 3 में से बताने कौन कौन से सही हैं। तो क्वेश्चन ये है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था।
ये कथन सही है। दूसरा है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए, हम इसके सोर्स पे जाएं तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के तीसरे अधिकरण का 65वां प्रकरण जो है, वह प्रकरण दासकल्प में इसका हमें सोर्स मिलता है, जिसमें न्यायिक दासता में दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता था। कथन एक सही हो गया। मुक्ति के प्रावधान में देखें तो यदि स्त्री दास अपने मालिक से पुत्र को जन्म देती थी तो वह दासता से मुक्त मानी जाती थी, और यदि उस बच्चे को पिता मालिक का कानूनी पुत्र होने का पूर्ण अधिकार भी प्राप्त हो जाता था। तो इस तरीके से तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो सही आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना देखने को मिलती है, जो कि भारतीय राजनीतिक शास्त्र और कूटनीति का अद्वितीय ग्रंथ था। इसकी तुलना इतालवी विचारक मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना द प्रिंस से की जाती है, और यह ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासन, विदेश नीति और राजा के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण देता है। क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो सही आंसर होगा बिंदुसार। देखिए, मौर्य सम्राट थे बिंदुसार, और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डिमेकस को अपने राजदूत के रूप में बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था, जिसका स्रोत हमें ग्रीक लेखक स्ट्रैबो के विवरण से देखने को मिलता है। महत्व की बात करें तो डिमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, जिसका उल्लेख किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है? तो बुद्ध घोष की कृति है समंत पसादिका, तो इसमें ही हमें अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाने के हमें उल्लेख देखने को मिलता है। यह घटना के रूप में देखें तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो था वो अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा था, और अवंती महाजनपद जो है वो मालवा क्षेत्र में था, जिसमें उत्तरी राजधानी के रूप में उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी के रूप में हमें माहिष्मती देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद यानी महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके प्रमाण हमें मेगास्थनीज ने इसकी भव्यता की प्रशंसा के रूप में देखने को मिलती है। उत्खनन की बात करें तो पटना, उस समय का पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरहार में लकड़ी के विशाल भवनों पर कोटे के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, जिसके खोजकर्ता स्पूनर महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। देखिए, कुम्हरार प्राचीन स्थल जो था वो पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना से संबंधित है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ, जिसमें 80 स्तंभों वाला विशाल सभा भवन देखने को मिलता है, और यह मौर्यकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदीबाग प्राचीन स्थल है कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वाराणसी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ की खुदाई में नगर के लकड़ी के परकोटे, सिटी वॉल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, और यह सिद्ध करता है कि पाटलिपुत्र एक सुरक्षित और किलेबंद नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? तो सही इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक भी थे चंद्रगुप्त मौर्य,
इसके साक्ष्य की बात करें तो अशोक के अभिलेख जो कि दक्षिण में सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों से मिलते हैं। जैन ग्रंथ श्रवण बेलगोला, कर्नाटक से चंद्रगुप्त का संबंध, और तमिल साहित्य अहनानूर और मुरनानूर में मौर्यों के दक्षिण अभियानों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अशोक की भूमिका की बात करें तो अशोक ने न केवल कलिंग जीता था, शेष दक्षिण भारत उसे विरासत में मिला था। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। एकीकरण की बात करें तो राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुआ, जिसके प्रमाण हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलते हैं। और वो सिद्ध करते हैं कि पश्चिम भारत सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार था। जैन ग्रंथ अवंती यानी मालवा पर चंद्रगुप्त के अधिकार की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? सुसीम, सांची, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख या विष्णुगुप्त? इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। आंसर होगा सांची। वैसे डिटेल देखते हैं। सांची, इसका संबंध मुख्य रूप से अशोक से है, ना कि चंद्रगुप्त से। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अन्य विकल्प की बात करें तो सुसीम जो था वो बिंदुसार का पुत्र यानी चंद्रगुप्त का पौत्र था। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त का उल्लेख उसमें देखने को हमें मिलता है। और विष्णुगुप्त चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री यानी गुरु थे। तो सही आंसर हो जाएगा सांची। नेक्स्ट है, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख या अशोक का सुपारा शिलालेख? तो इसका सही आंसर होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, जो कि 150 ईस्वी का था, जो कि शक शासक रुद्रदमन ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। इसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने यहाँ सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह अभिलेख पश्चिम भारत यानी सौराष्ट्र पर मौर्य आधिपत्य का सबसे पुख्ता प्रमाण है। नेक्स्ट है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से, जैन परंपरा से या अशोक के स्तंभ लेख से? सही आंसर होगा रुद्रदमन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के ही नाम हमें देखने को एक साथ मिलते हैं। ये दर्शाता है कि गुजरात का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का अभिन्न अंग था, जहां जन कल्याण झील निर्माण के कार्य हुए थे। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंबिसार? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश दिया था। वास्तविक निर्माण की बात करें तो गिरनार क्षेत्र में नियुक्त चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने। तो यदि पुष्यगुप्त वैश्य आए तो आंसर पुष्यगुप्त वैश्य दिया जाएगा। अशोक, जबकि परवर्ती काल की बात करें तो अशोक के काल में तुषास्प ने नहरें निकलवाई थीं, और वहीं रुद्रदमन के काल में इस झील की मरम्मत करवाई गई थी। प्रश्न में मूल निर्माण पूछा गया है, अतः उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। पराजित शासक थे जो कि सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर थे, इनको हराया था, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त को 4 प्रांत मिले थे। एरिया, जो कि हेरात नाम से आज जाना जाता है, अराकोसिया, जो कि कंधार का क्षेत्र है, जेड्रोशिया, जो कि मकरान का क्षेत्र है, और पेरिसपेमियादाई, जो कि काबुल का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? सही उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व के लगभग इन्होंने पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और युद्ध के बाद दोनों में संधि हुई थी और वैवाहिक संबंध हुए थे, जिसमें सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। और इसी संधि के तहत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक नज़र में। अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, जिसमें दास प्रथा का उल्लेख हमें दास कल्प में देखने को मिलता है, जिसमें महिला दास के पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक प्राप्त हो जाता था। यदि किसी मालिक से किसी महिला दास को पुत्र उत्पन्न होता था तो उस महिला को मुक्त कर दिया जाता था। विदेशी संबंध की बात करें तो डिमेकस जो थे वो बिंदुसार के दरबार में आए थे और ये सीरियाई दूत थे। वहीं मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, जो कि सेलुकस निकेटर के दूत थे। और सेलुकस से युद्ध जो हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त ने हराया था। करें तो दक्षिण विजय की जानकारी हमें तमिल ग्रंथ आहनानूर एवं मुरनानूर जैन ग्रंथों से देखने को मिलती है। पश्चिम विजय गुजरात का उल्लेख हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित हमें मिलता है। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। स्थापत्य की बात करें तो पाटलिपुत्र में हमें लकड़ी के महल देखने को मिलता है, जिसमें कुम्हरार जो स्थल था वहाँ अस्थि स्तंभों वाला हॉल और पुलंदी बाग में हमें परकोटा देखने को मिलता है। अशोक जो थे वो बिंदुसार के समय अवंती यानी उज्जैनी के वॉइसराय थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया मानचित्र संबंधित है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, या हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के साम्राज्य से। यह मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेखों से उसके साम्राज्य विस्तार की सटीक जानकारी हमें देखने को मिलती है। मानचित्र में असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारतवर्ष इनके शासन में था। सुदूर दक्षिण के राज्य यानी चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र ये अशोक के साम्राज्य से बाहर थे। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता और उदारता करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सही उत्तर होगा अशोक। डिटेल देखते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धम्म का प्रतिपादन किया। यह धम्म किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित नहीं था, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए था। इसके त्रिविध आयाम थे सहिष्णुता, उदारता और करुणा। इसका पालन करना अत्यंत सरल और व्यवहारिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। इसमें कथन एक ये कहता है कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ये कथन सही है। दूसरा कथन ये है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। ये भी कथन सही है। इसके दोनों ही कथन सही हैं। इसका डिटेल देखते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ सिंगलोवाद सूत्र, जिसे राहुलोवाद सूत्र या गेह विजय भी कहा जाता है, वो उससे प्रभावित है। कथन दो ये कहता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष यानी 13वें वर्ष के बाद इनमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और इनका मुख्य कार्य जनता में धर्म और नैतिकता का प्रचार करना था और जन कल्याणकारी कार्यों को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? सही आंसर होगा श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को समवर्ती राज्य बताया गया है।
जिससे स्पष्ट होता है कि ये क्षेत्र उसके प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग अशोक के साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इसका सही आंसर होगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। द्वितीय मुख्य शिलालेख सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में दक्षिण भारतीय राज्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिनमें चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र, इनका हमें राज्यों का नामों का उल्लेख हमें मिलता है। यह अभिलेख अशोक की विदेश नीति और जन कल्याणकारी कार्यों जैसे चिकित्सा सुविधा पर भी हमें प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या धन्वंतरी ने? तो सही इसका उत्तर होगा अशोक ने। सम्राट अशोक ने न केवल युद्ध विजय यानी जो कलिंग में उन्होंने विजय की थी उसके लिए, बल्कि अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध हैं ये। उसने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय यानी अस्पताल खुलवाए, उसने औषधि बाग लगवाए और जड़ी बूटियों का आयात व रोपण करवाया। लोक हित के लिए उसने छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालयों को खोलना? सही आंसर होगा देवनाम प्रिय की उपाधि। देखिए इसका अर्थ होगा देवताओं का प्रिय। ये उपाधि दर्शाती कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी हिंदू देवताओं या पारंपरिक धार्मिक अवधारणाओं में उसकी आस्था बनी रही। यह धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख से, दीपवंश से, महावंश से या दिव्यवेदा से? तो सही आंसर होगा दीपवंश और महावंश। आंसर होगा 2 और 3। अशोक के अभिलेखों में तृतीय बौद्ध समिति का सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी जानकारी मुख्य रूप से सिंहली अनुश्रुतियों यानी श्रीलंकाई ग्रंथों दीपवंश और महावंश से हमें देखने को मिलती हैं। इन ग्रंथों के अनुसार यह समिति पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह? सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्य ने की थी। इस सभा का उद्देश्य संघ में व्याप्त मतभेदों को दूर करना और कथावत्थु का संकलन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? हमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बताना है कि कौन से ऐसे मौर्य शासक थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या और दशरथ? तो सही आंसर होगा अशोक और दशरथ। आंसर होगा 2 और 4। डिटेल देखते हैं। अशोक जो थे वो कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। वहीं इनके पौत्र दशरथ जो थे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था और आजीवकों के लिए नागार्जुनी गुफाएं दान में दी थीं। वहीं दशरथ ने भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और वे उसके अनुयायी थे। वहीं बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में अधिकारी? सही आंसर होगा मौर्य शासन में अधिकारी। देखिए रज्जुक मौर्य शासन काल में एक उच्च अधिकारी थे। अशोक के चतुर्थ स्तंभ लेख में इनके अधिकारों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अशोक ने इन्हें न्यायिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की थी ताकि वे निर्भीक होकर के न्याय दे सकें। ये जनता के सुख दुख का कार्य देखने के लिए नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? राजस्व विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग या आर्थिक विभाग? सही आंसर होगा न्याय विभाग। मौर्य काल में प्रदेष्टा एक प्रमुख अधिकारी होते थे जो कि न्याय विभाग से संबंधित थे। विशेष रूप से कंटक शोधन न्यायालय यानी फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट के जो जजेस होते थे वो इससे रिलेटेड होते थे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख कंटक शोधन के प्रमुख के रूप में मिलता है। यह आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट के समान कार्यों का निर्वहन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाक किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को? सही आंसर होगा व्यापारियों के काफिले को। देखिए, मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले के प्रमुख को सार्थवा कहा जाता था। अमरकोश और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सार्थवा का कार्य व्यापारिक मार्गों पर काफिले की सुरक्षा और उनका नेतृत्व करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या रज्जुक? तो सही आंसर होगा अग्रहारिक। देखिए, अग्रहारिक जो होते थे वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं थे। बाद में विशेषकर गुप्त काल में धार्मिक दान यानी अग्रहार का प्रबंधन करने वाले अधिकारी होते थे, उन्हें अग्रहारिक कहा जाता था। अशोक के तीसरे शिलालेख में 3 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिनमें युक्त जो होते थे वो राजस्व अधिकारी होते थे, रज्जुक जो होते थे वो राजस्व और न्याय अधिकारी दोनों ही कार्य को करते थे। वहीं प्रादेशिक जो होते थे वो मंडल का प्रधान अधिकारी यानी न्याय और कानून व्यवस्था को देखने वाले जो होते थे मंडल लेवल पे, वो प्रादेशिक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने? सही आंसर होगा अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है और इस पर ओपदार पॉलिश हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। अशोक का साम्राज्य में असम और सुदूर दक्षिण यानी चोल, पांड्य, केरल पुत्र इनको छोड़ करके संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल आता था। धम्म का आधार अगर हम बात करें तो इसका आधार सहिष्णुता, उदारता और करुणा देखने को मिलता है, जिसकी परिभाषा हमें राहुलोवाद से मिली है। धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की गई थी। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो इसका उल्लेख हमें द्वितीय बृहद शिलालेख में मिलता है, जो कि चोल, पांड्य, श्रीलंका और ताम्रपर्णी, श्रीलंका को ही ताम्रपर्णी कहते थे, इनको छोड़ करके हमें इनका उल्लेख तो हमें मिलता है ये द्वितीय बृहद शिलालेख में, जबकि ये अशोक के शासनकाल के पार्ट नहीं थे। लोक कल्याण की बात करें तो प्रथम अस्पताल और औषधि बाग ये सब अशोक ने बनवाए थे। देवनाम पीर की जो उपाधि थी वो अशोक और दशरथ दोनों ही ने धारण की थी और अशोक की हिंदू देवताओं में आस्था के प्रतीक के रूप में भी इस उपाधि को देखा जा सकता है। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। इसका स्रोत अगर बात करें तो दीपवंश और महावंश है। नेक्स्ट है बौद्ध मौर्य शासक, तो अशोक और उनके जो पौत्र थे दशरथ, ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते थे। रज्जुक की बात करें तो ये राजस्व और न्यायिक अधिकारी होते थे और ये 4th पिलर एडिक्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। जो चतुर्थ स्तंभ लेख है उसमें हमें देखने को ये मिलता है। प्रदेष्टा की बात करें तो ये कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। सार्थवा की बात करें तो व्यापारी के काफिले का जो प्रमुख होता था उसे सार्थवा कहा जाता था। मौर्य अधिकारियों की बात करें तो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक ये हमें मौर्य काल से संबंधित अधिकारी के रूप में देखे जा सकते हैं। वहीं अग्रहारिक जो था वो मौर्य काल का नहीं था, वो गुप्ता एज में आकर के आपको अग्रहारिक अधिकारी के रूप में दिखेंगे। सारनाथ स्तंभ की बात करें तो इसका निर्माता अशोक थे और सामग्री के रूप में चुनार के बलुआ पत्थर को लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भरूच, सांची या सारनाथ? सही आंसर होगा सांची। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तूप का ईंटों वाला मूल भाग जो था वो अशोक ने निर्माण कराया था इसका, जबकि इसके चारों ओर जो पाषाण वेदिकाएं,
पाषाण वेदिकाएं जो आप देख रहे हैं वो शुंग काल में बनी थी। भरूच का स्तूप भी प्रसिद्ध है जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप किस शासक ने बनवाए थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा अशोक ने बनवाया था और ये बनवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। यह बौद्ध वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है जिसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। अमरावती स्तूप की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है और इसका संबंध सातवाहन काल से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सांची स्तूप पे आ गया, ये किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा अशोक। और एक डिटेल ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित स्तूप है। दूसरा है कि 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे घोषित किया और ये विदिशा के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम, वेत्रवती, बेसनगरी या दशपुर? तो इसका आंसर होगा काकड़ाम। सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम या काकना बोट मिलता है। गुप्त काल के लेखों में इसे काकनाद महाविहार कहा गया। यहाँ पर कुल 3 प्रमुख स्तूप हैं। एक है महास्तूप जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष देखने को मिलते हैं। दूसरा स्तूप संख्या 2 जिसमें अशोककालीन धर्म प्रचारक हैं और स्तूप संख्या 3 जिनमें सारीपुत्र और मौदगलयान के भस्मावशेष हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? गुप्तकालीन, कुषाणकालीन, मौर्यकालीन या शुंगकालीन? तो इसका आंसर होगा शुंगकालीन स्थापत्य। भरूच स्तूप का मूल निर्माण अशोक ने करवाया था, परंतु इसका विस्तार और अलंकरण जो है वो हमें शुंग काल में देखने को मिलता है। इसकी पाषाण वेदिका और तोरण द्वार शुंगकालीन कला के अद्भुत उदाहरण है जिसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? भरूच, सांची, सोनारी, सतधारा? तो इसका सही आंसर होगा सांची। देखिए, सांची स्तूप के दक्षिण तोरण द्वार पर यह दृश्य अंकित मिलता है जिसमें सम्राट अशोक की अपनी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्रा करते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त तोरण द्वार पर बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण के दृश्य भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में स्मारक है। तो कौशाम्बी स्थान में हमें घोषिताराम मठ देखने को मिलता है। वहीं कुशीनगर में हमें रानाभर स्तूप जो कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है वो हमें देखने को मिलता है। सारनाथ में हमें मिलेगा धमेक स्तूप जो कि प्रथम उपदेश स्थल है और वहीं श्रावस्ती में हमें साहेत माहेत मिलेगा जो कि प्राचीन जेतवन विहार के नाम से हम जानते हैं। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, आंसर मिल गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती? तो हमें मार्ग का बताना है कि अशोक सबसे पहले कहाँ गए, फिर उसके बाद कहाँ गए। तो इस प्रकार सबसे पहले लुम्बिनी गए, अशोक लुम्बिनी गए और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वे रुम्मनदेई अभिलेख में इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वे लुम्बिनी गए, दूसरा फिर वो गए कपिलवस्तु, फिर वो गए बोधगया, गया बोधगया तीसरे नंबर पे हो गया जहाँ पे ये राज्याभिषेक के 10वें संबोधि यात्रा इन्होंने की। फिर आएगा सारनाथ आएगा चौथे क्रम पे, फिर 5वें क्रम पे आएगा कुशीनगर, फिर 6वें क्रम पे आएगा श्रावस्ती। तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कर लें तो याद करने में आसानी होगी। सबके इनिशियल आप लोग याद कर लें, लू कपिबो सा कु श्रा, लू कपिबो सा कुश्रा, यानी लुम्बिनी, कपि से कपिलवस्तु, बो से बोधगया,
सा से सारनाथ, कू से कुशीनगर और शा से श्रावस्ती। लू कपिबो सा कुशरा, ऐसे याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों की भाषा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। सही आंसर होगा प्राकृत। देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। लिपियां इनमें 4 प्रकार की मिली हैं। ब्राह्मी हमें शेष भारत में मिली हैं। खरोष्ठी लिपि हमें उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें मुख्यतः शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो शिलालेख है वहां से मिली है। यूनानी भाषा हमें अफगानिस्तान के शिलालेखों से मिली, और अरामेइक लिपि जो है वो भी अफगानिस्तान से शिलालेखों से देखने को मिली है। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ब्राह्मी, सामरी, पाली या संस्कृत? तो हमें ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। अशोक के स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि जो होती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और केवल उत्तर पश्चिमी भारत के शिलालेखों में हमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग होता हुआ दिखा है, बल्कि और स्तंभों पर इसका प्रयोग नहीं देखने को मिला है, शिलालेखों में मिला है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी या मेरठ? तो आंसर होगा शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी और मानसेरा ये दोनों ही पाकिस्तान में है वर्तमान में, और यहाँ पे हमें खरोष्ठी लिपि में इन अभिलेखों की लिपि है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कलसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में हमें मिले हैं। नेक्स्ट है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी? आंसर होगा प्राकृत। भारत में पत्थर पर प्राप्त प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में है। यद्यपि लिपि इनकी ब्राह्मी थी, परंतु भाषा प्राकृत थी। संस्कृत भाषा के शिलालेख बाद में, जैसे रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरी सदी ईस्वी में प्रयुक्त होने पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर? सही आंसर होगा पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम सफल उद्वाचन पत्थर की पट्टियों, शिलालेखों, स्तंभों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। यह कार्य जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़कर किया था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इन्हें रीड किया था। प्रिंसेप उस समय बंगाल के टकसाल अधिकारी थे, और उन्होंने ही देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक से स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। देखिए जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, लेकिन सबसे पहले खोज 1750 में टीफेंथलर ने की थी दिल्ली मेरठ स्तंभ में। लेकिन पढ़ने में सफलता की बात करें तो ये 1837 में प्रिंसेप महोदय ने इसे पढ़ने में, अशोक नाम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ स्तूप की बात की जाए तो ये सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, जिनके निर्माता अशोक थे। सांची के अन्य नाम काकड़ाम और काकनाद बोट हमें देखने को मिलते हैं। भरुत स्तूप की बात की जाए तो ये शुंगकालीन कला के रूप में का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिस कालखंड में इसमें वेदिका और तोरण द्वार का निर्माण किया गया था। अशोक की तीर्थयात्रा के क्रम की बात करें तो सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर सारनाथ जहाँ पे प्रथम उपदेश दिया, फिर कुशीनगर जहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई, और फिर श्रावस्ती हमें देखने को मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा की बात करें तो ये मुख्यतः प्राकृत भाषा थी। वहीं लिपियों की बात करें तो ब्राह्मी जो लिपि थी वो शेष भारत में यूज होती थी, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। वहीं खरोष्ठी लिपि मुख्यतः शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है वहां पे मिलती, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये अंतर याद करना पड़ेगा। और अरामेइक और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। लिपि पढ़ने का
प्रथम व्यक्ति कौन थे? लिपि पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने 1837 में इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। महत्वपूर्ण सुमेलन में है तो धमेक स्तूप हमें सारनाथ में देखने को मिलता है, घोषिताराम मठ हमें कौशाम्बी में देखने को मिलता है, वहीं रानाभर स्तूप जो है वो हमें कुशीनगर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, एच दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? तो ये भी वही जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी और अरामीक लिपियों में भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे ब्राह्मी लिपि, अरामीक लिपि, देवनागरी लिपि में या खरोष्टी लिपि में? तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। देखिए, मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग जो कि पेशावर पाकिस्तान से जो हमें प्राप्त अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में है। प्रमुखता अभिलेख की बात करें तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की? सही आंसर होगा इसका अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में पिपरवा, उत्तर प्रदेश में, और सहगोरा और महास्थान से भी इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। यह लिपि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदानगरी, शारदा और खरोष्टी? तो इसका सही आंसर होगा खरोष्टी लिपि। देखिए, खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिश और लेसन जैसे विद्वानों को दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या नंदनागरी? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। देखिए, ब्राह्मी लिपि हो गई लेफ्ट टू राइट और खरोष्टी हो गई राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? आंसर होगा प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय और देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। प्रियदर्शी का अर्थ है जो देखने में सुंदर हो और सबका प्रिय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा प्रियदर्शी। कुछ विशिष्ट अभिलेखों जैसे मास्की और गुर्जर में उनका वास्तविक नाम हमें अशोक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में हुआ? आंसर होगा अशोक। यह उपाधियां अशोक की धार्मिक सहिष्णुता और प्रजा के प्रति उसके कल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। देखिए, व्याख्या पढ़ते हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं यानी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं।
बाकी अन्य सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं, यानी इन पर चमकदार पॉलिश है, जो कि मौर्यकालीन कला की एक विशेषता थी। ये एकाश्मक है और इनका आकार ऊपर से ऊपर की ओर पतला शुंडाकार होता जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी या सोगोरा? तो आंसर होगा कंगनहल्ली। देखिए, कर्नाटक के कालबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली स्थित बौद्ध स्तूप से यह साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के इस साथ प्रस्तर पर रूप चित्र यानी रिलीफ इमेज उत्कीर्ण है। इस चित्र के साथ स्पष्ट रूप से रानियों अशोक लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमंदेई, मास्की या विशिष्ट कलिंग राजादेश? तो इसका आंसर हो जाएगा मास्की। देखिए, अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का स्पष्ट उल्लेख हमें कुछ लघु शिलालेखों में देखने को मिलता है, जिसके मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगुलम, इन 4 जो शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, उसमें हमें अशोक के व्यक्तिगत नाम हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? भाब्रू शिला अभिलेख, 13वां शिलालेख रुमंदेई या मास्की का लघु शिलालेख? तो इसका सही आंसर होगा मास्की का लघु शिलालेख। मास्की जो है वो रायचूर कर्नाटक अभिलेख में अशोक ने अपना नाम प्रकट किया। भाब्रू बैराट जो अभिलेख है उसमें अशोक स्वयं को मगध का राजा यानी मगधाधिराज कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर होगा गुर्जरा में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम हमें देखने को मिलता है। यहाँ अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी अशोकराज लिखा हुआ है। यह अशोक की पहचान सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले प्रथम विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। टीफेंथलर जो थे वो 1750 ईस्वी में अशोक के स्तंभों का सबसे पहले पता इन्होंने ही लगाया था। अशोक के नाम और उपाधियों की बात करें तो इनका सामान्यतः नाम हमें देवनाम प्रिय प्रियदर्शी देखने को मिलता है। वहीं व्यक्तिगत नाम अशोक वाले 4 प्रमुख लघु अभिलेख हैं, जो कि पहला है मास्की जो कि कर्नाटक में है, फिर आएगा गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर आएगा नेत्तूर और फिर आएगा उडेगुलम। राणियों अशोक जिसमें चित्र के साथ देखने को मिलता है ये कंगनहल्ली कर्नाटक में है और मगधाधिराज नाम उल्लेख हमें भाब्रू बैराट अभिलेख में देखने को मिलता है। लिपियों की बात करें तो ब्राह्मी लिपि भारत के अधिकांश भागों में बाएं से दाएं जो लिखी जाती थी वो पाई जाती है। खरोष्ठी लिपि जो है वो उत्तर पश्चिम भारत विशेषतः शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में देखने को मिलती है, जिसकी लिखावट दाएं से बाएं होती थी। और प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि जो है वो हमें अनुराधापुर श्रीलंका से देखने को मिलती है। स्तंभ विशेषता की बात करें तो अशोक के स्तंभ भवनों का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये स्वतंत्र संरचनाएं होती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुमंदेई स्तंभ ये किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, उनकी ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या बुद्ध के शरीर त्याग से? इसका सही आंसर होगा बुद्ध के जन्म से। व्याख्या देखें तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी यानी रुमंदेई की यात्रा की थी। वहां पर उसने एक शिला स्तंभ यानी रुमंदेई लघु स्तंभ स्थापित किया था। क्योंकि यह बुद्ध का जन्म स्थान था इसलिए अशोक ने लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि कर माफ कर दिया था। साथ ही वहां का जो भू राजस्व था उसे घटा करके 1/8 कर दिया था। यह अभिलेख अशोक की धार्मिक यात्रा और कराधान नीति को दोनों को दर्शाता है। अगला सवाल है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, जिसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक
केवल कुछ विशिष्ट अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है, जो कि है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगुलम। ये 4 ऐसे हैं जहाँ पे अशोक का नाम यूज हुआ है। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इसका सही आंसर होगा भाबरू स्तंभ लेख। भाबरू बैराट स्तंभ लेख राजस्थान में स्थित है। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज यानी मगध का राजा के रूप में कहा है। इसी अभिलेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया और ये अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करने वाला सबसे पुष्ट प्रमाण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर डायरेक्ट देख लीजिए। ये अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ पे अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ। इन पत्थरों पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के 14वें शिलालेख उत्कीर्ण है। इनकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है। तो इसका आंसर होगा कालसी। सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति उत्तराखंड के कालसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। ये स्थान यमुना और टोंस नदियों के संगम के निकट स्थित है। इस शिलालेख में अशोक की आंतरिक प्रशासन और मानवतावादी दृष्टिकोण का विवरण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सही सुमेलित के युग्मों को बताना है कि कितने ऐसे युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं। तो धौली जो है वो उड़ीसा में है, ये सुमेलित है। उड़ीसा में पुरी जिले में ये स्थित है। एर्रागुडी जो है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। जौगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में है। विकल्प में एमपी दिया तो ये गलत हो गया। और चौथा इसमें दिया नहीं है, लेकिन चौथा भी एक युग्म था जिसमें कालसी को विकल्प में कर्नाटक दिखाया गया है, जो कि गलत होगा, जबकि कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है। तो इस प्रकार केवल 2 युग्म ही इसमें सही होंगे। आंसर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में बताता है। 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां या 13वां शिलालेख। तो सही आंसर होगा 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां वृहद शिलालेख सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और सार वृद्धि पर जोर देता है। इसमें कहा गया है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। यह शिलालेख धार्मिक उदारता और सर्वधर्म धर्म समभाव का प्रमाण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है। पहले शिलालेख, दूसरे शिलालेख, 12वें या 13वें शिलालेख। तो इसका सही उत्तर होगा शिलालेख संख्या 13। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में की विभीषिका विजय और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन हमें 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इसी शिलालेख में अशोक ने धम्म विजय को सामान्य विजय से श्रेष्ठ बताया। इसमें पड़ोसी राजाओं यवन राजाओं का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। सही आंसर है 13वां शिलालेख। रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, कलिंग युद्ध का विस्तृत विवरण अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस नरसंहार को देखकर अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध नगाड़ा के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो अशोक की कलिंग विजय का वर्णन हमें 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। विकल्प में हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा चेदी वंश के राजा खारवेल का है और इसका सही उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यही इसका उत्तर होगा।
ऑप्शन ई, ABCDE। और खारवेल के अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय और जिन प्रतिमा वापस लाने का जिक्र है, ना कि अशोक के शिलालेख का प्रत्यक्ष वर्णन। अतः सटीक ऐतिहासिक स्रोत अशोक का 13वां शिलालेख ही होगा। नेक्स्ट है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? आंसर होगा 12वां शिलालेख। शिलालेख संख्या 12 धार्मिक सहिष्णुता के लिए समर्पित है। इसमें अशोक घोषणा करता है कि जो कोई अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है, वह वास्तव में अपने संप्रदाय को ही गंभीर हानि पहुंचा रहा होता है। इसमें वज्रगुप्ती यानी वाणी पर नियंत्रण पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को की महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है और अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचा रहा होता है। इसका सही आंसर होगा अशोक। ये कथन अशोक का है और यह उपदेश उसके 12वें बृहद शिलालेख में अंकित है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच समन्वय को स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां या दूसरा और 14वां। तो इसका सही आंसर होगा सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में उसके सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें दक्षिण भारत के संगम राज्यों का वर्णन है, जिनमें चोल, पांड्य, सतीपुत, केरलपुत यानी चेर और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? पांड्य, चोल, सतीपुत या सतवाहन। तो इसमें हमें अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में हमें देखने को मिलते हैं चोल, तो हमें देखने को मिलता है, पांड्य भी मिलता है और सतीपुत भी मिलता है देखने को। लेकिन केरलपुत का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन सतवाहन का हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सतवाहन। सतवाहन वंश का उल्लेख अशोक के अभिलेख में हमें देखने को नहीं मिलता। सतवाहन वंश का उदय मौर्य साम्राज्य के पतन के काफी बाद हुआ था, लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय ये कहाँ के शासक थे? तो तुर्मय की पहचान मिस्र से की जाती है और इसका डिटेल देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन यानी यूनानी राजाओं का उल्लेख है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। तुर्मय की पहचान मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिसका शासनकाल 285 से 247 ईसा पूर्व था, उससे की जाती है। अन्य समकालीन राजाओं की बात करें तो अंतियोक था सीरियाई नरेश, अंतकीनी था मैसिडोनिया का, मग सीरीन का और अलेक्सुंदर एपिरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ उसका उल्लेख मिलता है। 5 यवन राजाओं जिनमें तुर्मय मिस्र था और इसमें 8वीं जातियों का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। 12वें शिलालेख में हमें धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव और वज्रगुप्ती का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जो दूसरा शिलालेख है उसमें दक्षिण के संगम राज्य चोल, पांड्य, केरलपुत, सतीपुत इनका उल्लेख देखने को मिलता है और इसमें चिकित्सा व्यवस्था के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। रुम्मनदेही जो स्तंभ था उसमें बुद्ध का जन्म स्थान है। बलि धार्मिक कर को माफ करने की बात की गई है और भू राजस्व को घटा करके 1/8 कर दिया गया था। भाबरू बैराठ नगर का जो शिलालेख है उसमें अशोक को मगधाधिराज कहा गया है और बौद्ध रत्न में आस्था की बात भी देखने को मिलती है।
कालसी जो है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जो कि यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित एक वृहद शिलालेख है। गुर्जरा जो है वो दतिया मध्य प्रदेश में, जिसमें अशोक का नाम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जौगढ़ ओडिशा गंजाम में स्थित है और धौली ओडिशा पुरी में स्थित है। अन्य तथ्य में देखें तो सतवाहन वंश का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में देखने को नहीं मिलता है। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मै ये कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र। देखिए, अशोक के जो 13वें शिलालेख में उन 5 यवन यूनानी राजाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। इन राजाओं की पहचान एक बार देख लेते हैं। अंतियोक अंतियोक जो थे वो एंटियोकस टू थियोस थे और ये सीरिया के शासक थे। तुर्मै यानी टॉलमी टू फिलाडेल्फस जो थे वो मिस्र के राजा थे। अंतकीनी यानी एंटीगोनस गोनेटस जो थे वो मैसिडोनिया के किंग थे। और मग मग की पहचान साइरिन के शासक के रूप में होती है। वहीं अलेक सुंदर यानी अलेक्जेंडर एपेरस के राजा थे। तो इस प्रकार से इन 5 यूनानों राजाओं का उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध था? तो इसका डिटेल अभी हम लोग देख ही चुके हैं। इसका आंसर होगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई। इसका डिटेल देख लेते हैं। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी जो किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं थी। इसके मूल संदेशों का शामिल था शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और माता पिता की सेवा, धार्मिक सहनशीलता यानी सभी संप्रदायों का आदर, प्राणियों के प्रति दया। चूंकि विकल्प में शांति, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता सभी शामिल है, इसलिए सही उत्तर इसका ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? शिलालेख अभिलेख 1 होगा इसका आंसर। डिटेल देखते हैं। प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया कि यहाँ यानी मेरे साम्राज्य में कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव समाज में ऐसा किया जाए। पहले राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मारे जाते थे, लेकिन अब केवल 3 जीव यानी 2 मोर और 1 मृग मारे जाते हैं और भविष्य में ये भी बंद कर दिए जाएंगे। जबकि स्तंभ लेख 5 में, जो कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद, कुछ विशिष्ट जीवों के वध को पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो शिलालेख अभिलेख 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इसका सही आंसर होगा सौगोरा ताम्रलेख। सौगोरा ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में प्राप्त हुआ। यह अभिलेख मौर्यकालीन माना जाता है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें अकाल यानी फेमाइन या संकट काल के दौरान जनता के उपयोग के लिए अन्नागारों में अनाज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। यह भारत में अकाल राहत कार्यों का प्राचीनतम साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक और कारण बी। कथन ए ये कहता है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, एकदम सही है। दूसरा ये कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थानीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। और इसका कथन और कारण दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए। क्यों ऐसा था? क्योंकि कलिंग को साम्राज्य में मिलाने का मुख्य कारण व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करना था, यही इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, फिर कथन कारण आ गया। एक कथन है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये सही है। कथन का व्याख्या भी देख लेते हैं कि सही क्यों है।
धार्मिक आधार पर भूदान का प्रथम साक्ष्य हमें सतवाहन काल में मिलता है, मौर्य काल में नहीं। जबकि मौर्य शासकों द्वारा धार्मिक आधार पर भूमि दान देने की कोई अभिलेखीय प्रमाण नहीं है। कारण यह है कि बता रहे कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। ये गलत फैक्ट है। इसका सही आंसर होगा ए सही है, आर गलत है। कारण भी गलत है क्योंकि मौर्य काल में कृषकों के द्वारा भू अनुदान के विरोध में विद्रोह करने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कथन सही होगा और कारण गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत था, उसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और उसने भारत में जो कुछ देखा उसका वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में किया। ये काफी समय तक पाटलिपुत्र में भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का? तो ये सेल्यूकस का दूत था जो कि सीरिया के राजा थे और इनका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध और संधि के बाद मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा गया था और वे 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में पाटलिपुत्र में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया था? आंसर वही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे और उसने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे उसने पालीब्रोथा कहा है, उसके नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया था। नोट करने वाली बात यह है कि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। सही आंसर होगा मेगास्थनीज की इंडिका में ये उल्लेख मिलता है और ये विभाजन भारतीय जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से अलग था और संभवतः मेगास्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण किया था, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णाश्रम धर्म यानी 4 वर्ण का उल्लेख है, ना कि 7 वर्णों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर होगा 7। इन्होंने दार्शनिक, कृषक, पशुपालक या अहीर, कारीगर या शिल्पी, योद्धा या सैनिक, निरीक्षक और सभासद मंत्री, इन 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को इंडिका नामक अपनी ग्रंथ में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेख है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये कथन भारतीय संदर्भ में पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और त्रिपिटकों में दासों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। संभवतः मेगास्थनीज भारत में दासों की बेहतर स्थिति को देखकर यूनानी दास प्रथा से उसकी तुलना ना कर पाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष रूप से किया। आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका में। ये भी हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में देख चुके हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद ये 7 वर्ण के रूप में बताया। उसने यह भी लिखा कि कोई भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था और ना ही अपना पेशा बदल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार हैं? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने प्राचीन भारत में दार्शनिकों के वर्ग का उल्लेख किया। उसने दार्शनिकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा, ब्राह्मण और श्रमण। उसने ब्राह्मणों और श्रमणों की जीवन शैली और दर्शन का विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में दिया है। अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अशोक के 13वें शिलालेख में हमें 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। तुर्मै जो थे वो मिस्र के राजा थे। अंतियोक जो थे वो सीरिया के राजा थे। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और पड़ोसी राज्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। पहले शिलालेख में
पशु बलि निषेध यानी जीव हत्या पर रोक, इसका उल्लेख मिलता है। सौगोरा ताम्रपत्र में अकाल राहत यानी अन्नागार के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में ये था। राजदूत की बात करें तो सेल्कस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इनकी पुस्तक थी इंडिका। इसने इस पुस्तिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दास प्रथा का उल्लेख मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं पाई जाती थी। दार्शनिक जो थे वो 2 प्रकार के थे, एक ब्राह्मण थे और दूसरे श्रमण थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा संचालित होता था। कर की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। यह प्रशासन की कठोरता और राजस्व के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिका को लिखा था मेगस्थनीज ने, जो कि सेल्कस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका मौर्यकालीन समाज नगर प्रशासन को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है? तो इसका आंसर वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की इंडिका में। इसमें मौर्यों के नगर प्रशासन विशेषकर पाटलिपुत्र का सबसे विस्तृत विवरण मिलता है। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारियों को का उल्लेख इसमें मिलता है। व्याख्या में देखें तो इसमें मेगस्थनीज का ये सबसे विस्तृत विवरण देती है। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारियों को एग्रोनोमोई यानी सड़क निर्माण, भू राजस्व और एग्रोनोमोई नगर अधिकारी के रूप में भी देखा। नगर का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था, जिनमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। टोटल इस प्रकार से हो गए 6 समितियां, 1 2 3 4 5 6, तो 6 समितियां, 5 सदस्य, टोटल सदस्य हो गए 30। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? रिपीटेड इंडिका हो गया। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यद्यपि यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो ने इसके उद्धरणों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक? रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर होगा मेगस्थनीज। देखिए, विष्णुगुप्त की बात करें तो ये चाणक्य और कौटिल्य थे और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। वहीं अगर प्लिनी की बात करें तो इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका को लिखा था। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो अन्य लेखकों के नाम भी हमें देखने जरूरी पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही रिपीटेड इंडिका के लेखक कौन है? आंसर होगा मेगस्थनीज। देखिए, हेरोडोट्स जो थे उनको इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोट्स को। वहीं जस्टिन जो है वो एक यूनानी लेखक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। ये कई बार पूछा गया है कि डाकुओं का गिरोह ये किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा जस्टिन। यदि इंडिका के लेखक पूछे तो आंसर होगा मेगस्थनीज। मौर्यकालीन, अब हम देखते हैं प्रशासन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? नाप तौल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करना, या जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, या शिल्पकारों का संरक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। इसका डिटेल देखते हैं। मौर्य युग में नगर प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, जो कि 30 सदस्यीय मंडल होता था। तीसरी समिति का कार्य जन्म मृत्यु का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स करना होता था। यह कार्य आज भी वर्तमान नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है, जो मौर्यकालीन व्यवस्था की निरंतरता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही यानी असेंडिंग क्रम में है? सबसे पहले तो देखते हैं, ये JPSC 2023 का क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन डाउटफुल था। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी। ग्राम के बाद आती है 10 गांवों के समूह, जिसे संग्रहण कहते थे। उसके बाद आता था खरवाटिक या करवाटिका, जो कि 200 गांवों का समूह था। फिर आता था द्रोणमुख, जो कि 400 गांवों का समूह समूह था। फिर आता था स्थानीय, जो कि 800 गांवों का समूह था। तो इस प्रकार से सही क्रम होगा संग्रहण, फिर खरवाटिक, फिर द्रोणमुख और स्थानीय। तो ऐसे किसी भी ऑप्शन में आंसर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 115। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, ये सही है। दूसरा ये कि उन्होंने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे, ये गलत है, फैक्ट। तीसरा ये प्रांतीय विभाजन इनके शासनकाल में देखने को मिलता है, ये भी सही है। हिंदू कुश तक इनका साम्राज्य था, ये भी सही है। आंसर होगा ACD, डी इसका सही आंसर होगा, ACD। इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य राजाओं ने संस्कृति, कला एवं साहित्य का भारी विकास किया था। साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश यानी ईरान की सीमा तक देखने को मिलता है। साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन 5 प्रांतों में किया गया था। सोने के सिक्के की बात की जाए तो ये मौर्य काल में प्रचलित नहीं थे। भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन शासकों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाग एवं बलि थे, ये क्या थे? सैनिक विभाग से, राजस्व के स्रोत के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग? इसका सही आंसर होगा राजस्व के स्रोत। देखिए, भाग जो था ये भूमि से उत्पन्न यानी उत्पादन का एक हिस्सा होता था जो राजा को मिलता था, जो कि सामान्यतः 1/6 होता था। वहीं बलि जो था वो शुरुआत में ये एक स्वैच्छिक भेंट थी, जो बाद में अनिवार्य धार्मिक कर के रूप में बना दिया गया। तो प्राचीन भारत में भाग और बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा भूमि का मालिक होता था, इसलिए उसे लगान लेने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? एग्रोनोमोई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या अक्राध्यक्ष? सही आंसर होगा इसका सीताध्यक्ष। डिटेल देखते हैं इसकी। मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। इस आय को एकत्रित करने और कृषि विभाग की देखरेख करने वाले अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाते थे। वहीं अगर शुल्काध्यक्ष की बात करें तो ये व्यापारिक कर और चुंगी वसूलते थे। वहीं अक्राध्यक्ष जो होते थे वो खानों का नियंत्रण करते थे। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? सही आंसर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। डिटेल देखते हैं इसका। मौर्य प्रशासन में सीता का अर्थ था राजकीय भूमि यानी सरकारी जमीन से प्राप्त आय। ऐसी भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष के द्वारा की जाती थी। अर्थशास्त्र में कृषि कार्य और राजस्व प्रबंधन का विस्तृत विवरण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? अक्षयनिधि, भाग, भग्न प्रविष्ट या विवीत? तो इसका सही आंसर होगा विवीत। डिटेल देखते हैं इसका। मौर्य काल में चारागाहों के अध्यक्ष को विविताध्यक्ष कहा जाता था। चारागाहों में लगाए जाने वाले कर को विवीत कहा जाता था और यह पशुपालकों से वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल या प्रदेष्टा? तो इसका सही आंसर होगा समाहर्ता। समाहर्ता जो होते थे ये राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे और इनका मुख्य कार्य ही राजस्व एकत्रित करना था और आय व्यय का ब्यौरा रखना होता था। वहीं जो अंतपाल जो होते थे वो सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करते थे। वहीं प्रदेष्टा जो होते थे वो कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश या मंडल कमिश्नर जैसे अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इन्होंने अ, पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन और मौर्य समाज के बारे में बताया और 7 जातियों में विभाजित किया। प्रशासन की बात करें तो इन्होंने 6 समितियों का उल्लेख किया, जिनमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार टोटल 30 सदस्यों का मंडल होता था एक। राजस्व एवं अधिकारियों की बात करें तो सीता जो होती थी वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। वहीं सीता अध्यक्ष जो होते थे वो कृषि विभाग या राजकीय भूमि के अध्यक्ष होते थे। समाहर्ता जो होते थे वो मुख्य राजस्व संग्राहक यानी रेवेन्यू कलेक्टर होते थे। विवीत जो होता था वो चारागाहों पर लगने वाला कर होता था। वहीं भाग एवं बलि जो था वो राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। सोने के सिक्के की बात की जाए तो मौर्य काल में ये नहीं प्राप्त होते, बल्कि इनकी शुरुआत हमें हिंद यवन कालखंड से देखने को मिलती है। कर चोरी की बात करें तो कर चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान था। वहीं जन्म मृत्यु पंजीकरण मौर्य काल से वर्तमान काल तक जारी एक व्यवस्था है। और प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में देखें तो सबसे छोटी इकाई ग्राम की थी, फिर संग्रहण की आती थी, फिर खरवाटिक, फिर द्रोणमुख और फिर स्थानीय प्रशासनिक इकाई के रूप में देखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी होता था? पौतवाध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, शीताध्यक्ष या सूनाध्यक्ष? तो इसका आंसर होगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो होते थे ये मौर्य काल में तौल माप यानी वेट एंड मेजर्स का प्रभारी होता था। वहीं पणयाध्यक्ष जो होते थे वो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे। सूना अध्यक्ष जो होते थे ये बूचड़ खाने का प्रभारी होता था। वहीं सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? माप और तौल से, प्रशासन प्रबंधन से, मार्ग निर्माण से या राजस्व के प्रबंधन से? तो इसका आंसर होगा मार्ग निर्माण। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य अधिकारियों का वर्णन किया। एग्रोनोमोई बेसिकली डीएम होते थे, जिलाधिकारी होते थे और इनके कार्यों में मार्ग निर्माण, राजस्व का संग्रह, भूमि की माप, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण शामिल था। ये सड़कों पर 10 स्टेडियम की दूरी पर पत्थर लगवाने का कार्य भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। यानी पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर या मंदिर को गंदा करने पर? सही आंसर होगा सड़क पर कीचड़ फैलाने को। पंकोदक सन्निरोधे जो था ये एक प्रकार का आर्थिक दंड था जो कि सड़क पर कीचड़ या जल इकट्ठा करने या फेंकने पर लगाया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य प्रशासन में स्वच्छता और नागरिक अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों को उनके कार्यों से सुमेलित करना है। तो जो तलार अधिकारी होते थे ये रात्रि सुरक्षा अधिकारियों रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी होते थे। वहीं पट्टकोल जो होते थे वो ग्रामीण कर वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। वहीं सहसाधिपति जो होते थे वो चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी होते थे। वहीं बलाधिप जो होते थे वो चुंगी का सुरक्षक होता था। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। डिटेल देखते हैं इसकी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदुओं और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख सेंटर था। यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। विश्व भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं नालंदा की बात करें तो इसका महत्व गुप्त काल में बढ़ा। वहीं वैशाली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म महामात्र, धर्म स्थेय, रज्जुक या कंटक शोधन? तो इसका सही उत्तर होगा धर्म स्थेय जो कि एक दीवानी न्यायालय था और
कंटक शोधन, जो कि एक क्रिमिनल कोर्ट या फौजदारी था। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4, आंसर हो जाएगा डी। देखिए, कंटक शोधन के जो न्यायाधीश होते थे उनको प्रदेष्टा कहा जाता था, जबकि धर्मस्थी के न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। ये भी ध्यान रखने वाली प्रमुख बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिवारजक, अग्रहारिक या मागध? तो इसका सही आंसर होगा मागध। डिटेल देखते हैं। मागध और सूत प्राचीन भारत में इनका मुख्य कार्य इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, उनका वर्णन करना होता था। यह प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा को सुरक्षित रखने का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम था। सूत वर्ग का उल्लेख महाभारत और पुराणों में हमें देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा मागध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या मौर्यों ने? द्रविड़ों ने। देखिए, द्रविड़ यानी चोलों ने, यद्यपि हम देखते हैं कि मौर्य काल में ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी, लेकिन अगर ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त शासी ग्राम पंचायतों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलेगा तो वो चोल साम्राज्य यानी दक्षिण भारत में जो द्रविड़ कहलाए गए उन्हें देखने को मिलता है। उत्तर के संदर्भ में इसमें चोलो द्रविड़ों से जोड़ा जाएगा, जहां यह व्यवस्था अपने चरम पर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसमें विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई यदि पति विदेश में बहुत समय तक रहे, शरीर में दोष हो या पत्नी को त्याग दे तो पत्नी विवाह विच्छेद कर सकती है। कौटिल्य ने इसे मोक्ष शब्द से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में या अर्थशास्त्र में? तो इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। मनु के अनुसार ही जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे आजीवन ब्रह्मचर्य और वैधव्य जीवन ही व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्र क्षत्रियों का। डिटेल देखते हैं। वात्र क्षत्रिय यानी फॉलन क्षत्रियस मनुस्मृति में विदेशी आक्रमणकारियों जैसे यवन, शक आदि को भारतीय समाज में शामिल करते हुए उन्हें वात्र क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। वात्र का अर्थ होता है ऐसे क्षत्रिय जो अपने धार्मिक संस्कारों जैसे उपनयन संस्कार से भ्रष्ट हो गए हों और या उनका पालन ना करते हों, ऐसे लोगों को वात्र क्षत्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय में आए तो उनके आगमन का हमें सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि एक यूनानी राजदूत थे। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं फाहियान। फाहियान 399 से 414 एडी के बीच में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आए। वहीं तीसरे स्थान पे ह्वेनसांग आएंगे, जो कि 629 से 645 एडी के समय हर्षवर्धन के समय भारत आए। फिर चौथे स्थान पे इत्सिंग आएंगे, जो कि 7वीं शताब्दी एडी में अंत में भारत आते हैं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले नंबर पे आएंगे मेगास्थनीज 3, फिर आएंगे ह्वेनसांग, माफ कीजिएगा, मेगास्थनीज के बाद आएंगे फाहियान 3-1, फिर आएंगे 4 पे ह्वेनसांग, फिर आएंगे इत्सिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3-1-4-2 यानी मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस उपाधि दी गई थी, यूनानी लेखकों के द्वारा दिया गया एक नाम था। बिंदुसार, अमित्रघात,
अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, और चाणक्य विष्णुगुप्त को कहा जाता है। तो ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, और सी का हो गया 1, सी का हो गया, आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन और बृहदत्त। इसका सही आंसर होगा बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और लगभग 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की थी। इस हत्या के साथ ही मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर हमें देना है। पहला कथन क्या है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, सही है। दूसरा कथन क्या है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी कथन सही है। तीसरा क्या है कि आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से तीनों ही डिटेल सही है। कथन 3 का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को आंध्र यानी सतवाहन शासक सिमुक ने हटाकर सत्ता को प्राप्त किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पौतवाध्यक्ष जो होते थे वो तौल और माप के अधिकारी होते थे। एग्रोनोमोई जो होते थे वो मार्ग निर्माण और जिलाधिकारी के रूप में जाने गए मेगास्थनीज के अनुसार। वहीं प्रतिष्ठा कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था। महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे जाएं तो पंकोदक सन्निरोधे जो था वो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला एक टैक्स हुआ करता था। वहीं वात्र छत्री की बात करें तो मनुस्मृति में विदेशी आक्रमणकारियों को यह दर्जा दिया गया है। वहीं मोक्ष की बात करें तो अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद के लिए प्रयुक्त शब्द है ये। शिक्षा केंद्र की बात करें तो मौर्य काल में तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शासक व उपाधियों की बात करें तो चंद्रगुप्त की उपाधि सैंड्रोकोटिस थी, बिंदुसार की अमित्रघात और अशोक की प्रियदसी थी। वंशक्रम की बात करें तो सबसे पहले मौर्य वंश आएगा जिसके शासक बृहदत्त थे। शुंग वंश में पुष्यमित्र आएंगे, कर्ण में वासुदेव और आंस सतवाहन में सिमुक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रणय था तो ये एक आपातकालीन कर था। मौर्य काल में प्रणय एक आपातकालीन कर था जिसका उद्देश्य राज्य पर किसी संकट के समय प्रजा से वसूला जाना एक टैक्स था। ये कर सामान्य उपज का 1/3 या 1/4 भाग होता था। प्रणय का शाब्दिक अर्थ स्नेह होता है, किंतु प्रशासन में यह राजा द्वारा संकट काल में मांगी गई आर्थिक सहायता के रूप में देखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। आंसर होगा 2 और 3 बी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 321 से 297 ईसा पूर्व के एक शासक थे जिन्होंने गिरनार सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और उस समय यहाँ के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य। वहीं अशोक का कालखंड 268 से 232 ईसा पूर्व है, जिनके शासनकाल में सुदर्शन झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गईं और उस समय यहाँ का राज्यपाल तुषास्प था। अगर हम रुद्रदामन की बात करें तो इन्होंने झील की मरम्मत करवाई थी, लेकिन इनका कालखंड 150 ईस्वी के है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ईसवी सन के पूर्व, तो इस समय केवल चंद्रगुप्त और अशोक इन्होंने ही निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीटेड भी है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। निर्माता के रूप में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर हुआ।
गुजरात की गिरनार सौराष्ट्र में, जिस समय इनके राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य, जिसका महत्व भारत में सिंचाई के लिए बनाई गई प्रथम ज्ञात कृत्रिम झील के रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो इसका सही आंसर होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि लगभग 150 ईस्वी का है, और ये एकमात्र ऐसा प्रमुख अभिलेख है जिसमें मौर्य वंश के दो महान शासकों चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों के नामों का उल्लेख हमें मिलता है। इसमें सुदर्शन झील के इतिहास का वर्णन है कि कैसे चंद्रगुप्त ने इसे बनवाया और अशोक ने इसमें से नहरों को निकलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी पुत्र शातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, या उपयुक्त में से किसी में नहीं? तो इसका सही आंसर होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इस एक ही विशाल शिलाखंड पर 3 अलग अलग शासकों के लेख हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो अशोक के 14 शिलालेखों का समूह, दूसरा रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में है, और तीसरा स्कंदगुप्त जो कि गुप्त शासक था, उसका अभिलेख भी हमें देखने को मिलता है। महत्व ये है कि महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख वाली शिला पर ही अशोक के लेख भी हमें देखने को मिलते हैं। भाषा जहाँ अशोक के लेख प्राकृत भाषा में है, वहीं रुद्रदमन का लेख विशुद्ध संस्कृत का प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, कथन सही है। दूसरा है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। तीसरा है कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसापूर्व 6ठी शताब्दी के, ये कथन गलत है। डी ही फिर आंसर हो जाएगा क्योंकि सही नहीं पूछा है। देखिए, ये अभिलेख जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियाँ स्थित हैं। संख्या की बात करें तो बराबर पहाड़ियों पर 4 गुफाएं हैं, जिनमें कर्ण चौपड़, सुदामा, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ा की गुफाएं हैं। अशोक ने सुदामा और कर्ण चौपड़ जो गुफाएं थीं वो आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? झींग का नगरा, नौग्राम, बेसनगर या परखम? तो सही आंसर होगा परखम। देखिए, ये मूर्ति मथुरा के परखम नामक गांव से प्राप्त हुई है। इसे यक्ष मणिभद्र की मूर्ति माना जाता है। मूर्ति के आधार यानी पाद पीठ पर ब्राह्मी लिपि में इसका नाम अंकित है। कला शैली की बात करें तो ये मौर्यकालीन लोक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये विशालकाय है और मथुरा शैली के प्रारंभिक रूपों को दर्शाती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये मथुरा संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सही युग्म सुमेलित करने की, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विकल्प ए लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये भी सही है। तीसरा राजगीर, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत है क्योंकि लॉयन कैपिटल तब हमें राजगिरी से नहीं मिलता है, ये हमें सारनाथ में मिलता है जो कि भारत की राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो ऑप्शन 3 गलत होगा। और 4 क्या है, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग यानी बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र, तो ये सही होगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में।
व्याख्या देखते हैं। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में हुई राजनीतिक चालों और षड्यंत्रों का वर्णन करता है। इसमें चाणक्य द्वारा नंद वंश के मंत्री राक्षस को अपनी ओर मिलाने और चंद्रगुप्त को स्थायी रूप से गद्दी पर बैठाने की कूटनीति दिखाई गई है। ये संस्कृत साहित्य का एक दुर्लभ नाटक है जिसमें कोई प्रमुख नायिका नहीं है। लेखक इसके विशाख दत्त हैं और रचना एक गुप्तकालीन रचना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। प्रणय मौर्यकालीन आपातकालीन एक कर था। सुदर्शन झील जो कि गिरनार में है, इसके निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके समय राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य। नहरें निकलवाई थीं सुदर्शन झील से अशोक ने। उस समय इनके राज्यपाल थे तुशास्प। इसकी मरम्मत रुद्रदमन ने 150 ईस्वी में करवाई थी। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। इसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जूनागढ़ शिलालेख एक ही पत्थर पर अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त के लेख इसमें उत्कीर्ण पाए गए हैं। बराबर की गुफाएं जो कि बिहार के जहानाबाद में हैं, वहां पर अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान में देने का उल्लेख मिलता है। और 2 गुफाएं कर्ण चौपड़ और सुदामा गुफाएं अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। यक्ष मणिभद्र जो है वो परखम मथुरा से प्राप्त मौर्यकालीन लोक कला की मूर्ति है। और सारनाथ में अशोक का सिंह शीर्ष हमें देखने को मिलता है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो इसके लेखक विशाख दत्त हैं। इसकी विषय वस्तु जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक कूटनीति, यानी ये एक जासूसी नाटक है। तो इस प्रकार से हमारा मौर्य काल के PYQs खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।